हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नाउ यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो 27 तारीख को एग्ज़ाम लगी थी, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी प्रकार का न्यू पेपर आने पर, न्यू वैकेंसी का अपडेट आने पर आपको उसकी सूचना मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों पेपर की तरफ और लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। निम्न विद्युत धाराओं में से किसी मानव शरीर के लिए खतरनाक माना जाता है। मानव शरीर के लिए खतरनाक तो हम कह सकते हैं कि इसमें 1 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, मतलब 5 यानी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो मैं कह सकता हूँ कि खतरनाक का मतलब होता है कि जिसमें मनुष्य को हृदयघात होता है या फिर मृत्यु हो जाती है, मान सकते हैं हम। ठीक है, मृत्यु में तो देखो डेफिनेटली है, ठीक है, बाद बाकी हम खतरनाक को मान सकते हैं हृदयघात के रूप में। तो दोस्तों, हृदयघात होता है मनुष्य के लिए, तो उसमें क्या होता है कि हम 50 मिली एम्पीयर धारा का मान रखते हैं। वैसे देखो, इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आए खतरनाक के लिए, तो जो ऑप्शन में जो मान दे रखा है उसमें अधिकतम जो मान होगा उसको हम वहाँ क्लिक कर सकते हैं और वो क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम आपको थोड़ा सा बेसिकली इसमें बता देते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए ये क्या हुआ 50 मिली एम्पियर हृदयघात, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 1 मिली एम्पियर। ठीक है, 1 मिली एम्पियर की धारा को हम कह सकते हैं कि इसमें दोस्तों क्या होता है, ओनली फॉर अनुभव होता है कि हाँ विद्युत धारा है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ कि 5 मिली एम्पियर। देखिए 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, एक सुरक्षित करंट, सुरक्षित करंट इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है एक होती है 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर दोस्तों क्या होता है, थोड़ा करंट होता है ना, थोड़ा करंट का क्या होता है, अब अनुभव या आभास होता है, अनुभव होता है। ठीक है, फिर मैं थोड़ी सी और ज़्यादा बात करूँ, 10 तक बात कर ली, हम बात करते हैं कि 20 मिली एम्पियर की। अगर मान लीजिए 20 मिली एम्पियर का झटका लगता है तो क्या होगा कि इसमें क्या होता है, थोड़ा दर्दनाक झटका लगता है और इसमें क्या होती है, मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है, मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है इसमें। ठीक है, फिर जैसे नेक्स्ट बात करता हूँ इसके बारे में और देखते हैं हम। 20 मिली एम्पियर तक ले लिया, अब बात करते हैं 50 मिली एम्पियर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 50 एम्पियर की धारा है उस पर क्या होता है कि हृदयघात होता है, हृदयघात। तो हम इसको कह सकते हैं कि हार्ट अटैक आ जाता है भाई 50 मिली एम्पियर पर ध्यान रखना। ठीक है, फिर 50 मिली एम्पियर जितनी भी धारा का मान उच्च होगा तो उसमें क्या होगी, मनुष्य की मृत्यु निश्चित हो जाती है उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मान की विद्युत धारा प्रवेश करती है तो मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। तो ठीक है दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न विद्युत धाराओं में से किसी मानव शरीर के लिए खतरनाक माना जाता है। तो हम कह सकते हैं 50 मिली एम्पियर की धारा मानव शरीर के लिए सबसे खतरनाक मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि हृदयघात यानी हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादातर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी सर्किट में वोल्टेज घटाकर आधा प्रतिरोध दूना कर दिया जाए तो करंट खालिस्तान हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है करंट का मान पूछ रहा है। तो हमने दोस्तों पढ़ा है कि I बराबर V/R होता है, लेकिन ये कह रहा है कि वोल्टेज जो घटाकर आधा कर दिया जाए, यानी 0.5 वोल्टेज जो कर दिया, प्रतिरोध दूना कर दिया जाए, प्रतिरोध दूना कर दिया। इस पॉइंट के मान को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। हम कह सकते हैं 5 एकम 5 और 5 चौके 20 यानी 1/4। तो उससे करंट का मान क्या हो जाए दोस्तों, 1/4, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो तार की लंबाई होती है अनुप्रस्थकार क्षेत्र है, उस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वही सेम टू सेम टाइप है। लंबाई के मान क्या कर रहा है, जैसे आधा कर दिया, प्रतिरोध मान दुगुना कर दिया, तो इस प्रकार से वही क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, मतलब उसी टाइप से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस श्रेणी सर्किट के सभी भागों में से निम्न में से कौन सी मात्राएं समान होती है। किसी श्रेणी सर्किट के सभी भागों में निम्न में से कौन सी मात्रा, अब आपने सुना होगा जो श्रेणी से परिपथ होते हैं उसमें मात्रा कौन सी मात्रा समान होती है। हम कह सकते हैं धारा का मान क्या होता है, समान। लेकिन बात की जाएगी समानांतर में। ठीक है, बात किसकी की जाए, समानांतर की अगर बात करता है तो हम कह सकते समानांतर में क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज का मान समान होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम होता है, उसमें जो प्रतिरोध मान होता है, जो प्रतिरोध मान दे रहेगा अधिकतम मान उससे भी अधिक होता है,
जबकि समानांतर की बात करें तो जो प्रतिरोध मान दे रखे हैं 2, 3 जो भी दे रखे हैं, तो सबसे कम मान का प्रतिरोध होगा ना, उससे भी कम मान का टोटल RT होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। देखो और देख लेते हैं श्रेणी क्रम के बारे में। श्रेणी क्रम में अगर मान लीजिए अलग अलग मान के प्रतिरोध दे रखे हैं तो हम कह सकते हैं RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN, इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए समान मान के प्रतिरोध दे रखे हैं तो हम कह सकते हैं RT बराबर R इंटू N, इस सूत्र के माध्यम से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा समानांतर क्रम में देख ले। समानांतर क्रम में क्या होता है कि 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 1/RN। इस प्रकार समान मान के दे रखे तो हम कह सकते हैं RT बराबर R/N होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इन सभी सूत्रों के माध्यम से प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न संबंधों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए आपको एक एक ऑप्शन बता देता हूँ। देखो हमने सूत्र पढ़ा होगा कि जो पावर ज्ञात करने के 3 सूत्र होते हैं। ठीक है, एक होता है P बराबर V इंटू आई, एक होता है P बराबर I स्क्वायर इंटू R, और दूसरा तीसरा होता है P बराबर V स्क्वायर बटे R। इस प्रकार होता है, मतलब ये तीनों सूत्र पावर ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए हमने कहा कि P बराबर V स्क्वायर बटे R, जो 3rd नंबर का बताया आपको, इसमें देखो P बराबर V बटा R स्क्वायर, मतलब ये क्वेश्चन आंसर इसमें कह रहा है निम्न संबंधों में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है मतलब ऑप्शन ए ही सही नहीं है। बाकी देखो I बराबर P बटा V, देखो बी ऑप्शन की बात करते हैं। हमने कहा कि P बराबर V इंटू आई होता है, बिल्कुल होता है। तो इसमें लिख रखा है दोस्तों, देखो I बराबर P बटा V मतलब I का मान, तो हम कह सकते हैं I या गुणा में है V तो ये बटे में आ जाएगा बटा P, तो कह सकते हैं I बराबर P बटा V, दिस द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो सी ऑप्शन में दे रखा है। देखो सी ऑप्शन में दे रखा है, हमने कहा कि P बराबर होता है दोस्तों I स्क्वायर इंटू R होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए जो ये सी ऑप्शन दे रखा है इसमें किस प्रकार से दे रखा है I, मतलब जो I का मान हमसे ज्ञात करा होता है, हम कह सकते हैं I बराबर, ये गुणा में तो बट्टा में चले जाएगा R बटे P। अब देखो इसका जो वर्ग दे रखा है यहाँ इसके रूप में अंडर रूट के रूप में, मतलब ऑप्शन सी भी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों, हमने पढ़ा था कि P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R के। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है V बराबर P अपॉन R, P R का अंडर रूट कैसे आएगा, तो हम कह सकते हैं V यानी V का मान, P बराबर P और R को मल्टीपल करना है, P R को मल्टीपल कर लो, इसके ऊपर जो स्क्वायर है यहाँ क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये भी सही है, मतलब जो ऑप्शन अपना फर्स्ट वाला था A, मतलब ये इनमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें संबंधों में से कौन सा सही नहीं है, तो हम कह सकते हैं A ऑप्शन इसमें सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहली बात है मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने आप का डाउट्स क्लियर करो, जितना हो सके उतना पढ़ो। जितना एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा याद होगा, दोबारा पढ़ोगे फिर थोड़ा सा याद हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे आपको वो कम्प्लीटली ज्ञान मिल जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो आप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब किसी हीटर का प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज़ हो जाए, हीटर के प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज़ हो रहा है, प्रतिरोध का मान जो प्रतिरोध एलिमेंट है वो फ्यूज़ हो रहा है, मतलब प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं हम इसका एक भाग निकालते हैं, और उसे पुनः उसी आपूर्ति के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो हीटर द्वारा ली गई ऊर्जा का मान बताओ। ठीक है दोस्तों, हीटर द्वारा ली गई ऊर्जा का मान पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है भाई 18 है, मतलब प्रतिरोध मान घट रहा है, तो हम कह सकते हैं जो हीटर द्वारा ली गई ऊर्जा क्या होगी बढ़ जाएगी। भाई हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं हो रही, मतलब थोड़ी सी कम हो रही है, पहले ज़्यादा हो रही तब कम हो रही, तो हम कह सकते हैं कि हम और भी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 200 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, हमने अभी देखा था पी का पावर ज्ञात करने 3 सूत्र होते हैं, हमने कहा पी बराबर V स्क्वायर बटे R होता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R बराबर V स्क्वायर बटे P। ठीक है, इस प्रकार हमने दोनों प्रकार से पावर और एक बार पावर के लिए एक बार प्रतिरोध इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया प्रतिरोध का मान, तो हम कह सकते हैं R बराबर होगा दोस्तों V स्क्वायर बटा P होता है। तो वोल्टेज स्क्वायर करो 250, 250 इंटू 250 को मल्टीपल करो,
अपॉन में कितना रखा 200, तो हम कह सकते हैं 2 0 से ये 2 0 काट दो। 25 × 25 यानी 25 का वर्ग कितना हुआ, तो हम कह सकते हैं 425 यानी 625। अपॉन में कितना आया 2। जैसे ही इसका भाग इसमें देंगे 625 में 2 का भाग, तो हम कह सकते हैं 312.5 आ जाएगा दोस्तों, 312.5 ओम। मतलब ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का मान ज्ञात करवा रहा था तो हमने ज्ञात कर लिया 312.5 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 400 वाट के बल्ब 200 वाट की सप्लाई लाइन के समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो हम कह सकते हैं तीनों बल्ब है ना भाई समानांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज का मान समान होता है। अगर मान लीजिए एक बल्ब फ्यूज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो उसको। बाकी जो 3 लैंप प्रचालित हो रहे हैं तो वो तो क्या होंगे, शेष लैंप, यानी ऑप्शन सी होगा इसमें। देखिए शेष 3 लैंप प्रकाशित होंगे। भाई श्रेणी क्रम थोड़ी है कि एक बीच में से अगर मान लीजिए फॉल्ट भी हो गया तो हम कह सकते हैं कि बाकी सारे लैंप बुझ जाएंगे, मतलब वो प्रकाशित नहीं होंगे। ये तो भाई समानांतर क्रम है। समानांतर में अगर मान लीजिए एक अगर खराब हो गया लैंप तो बाकी लैंप अपनी पूर्ण क्षमता के साथ प्रकाशित होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, किस प्रकार के वोल्टेज या करंट को चित्र में दिखाया गया है। किस प्रकार के वोल्टेज या करंट को चित्र में दिखाया गया है, तो आप कह सकते हो जो ये प्रतीक दे रखा है, ये किसका दे रहा है, एसी विद्युत धारा का दे रखा है। ठीक है, अगर मैं मान ले यहाँ कहूँ कि ये पाई, या मान लिया कितना मैंने पाई। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों पाई का मान कितना होता है 180। तो हम यह कह सकते हैं कि ये 2 पाई, इस प्रकार समझ सकते हैं। जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति क्या होती है, हम कह सकते हैं कि आवृत्ति होती है प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें दोस्तों आ जाएगा ए सी, यानी ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किसी अल्टरनेटिंग मात्रा की आवृत्ति कैसी होती है, अभी मैंने आपको बताया था जस्ट इससे पहले। किसी अल्टरनेटिंग मात्रा की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, हमने कहा था प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब देखिए जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, समांतराल के विलोमानुपाती होती है। तो हम कह सकते हैं कि F बराबर 1/T हो सकता है, या हम कह सकते हैं T बराबर 1/F हो सकता है। मतलब किसी प्रकार से होता है विलोमानुपाती, मतलब विपरीत होता है। या फिर दूसरी इसके बारे में बात की जाएगी, जो फ्रीक्वेंसी है इसको ज्ञात करने सूत्र होता है F बराबर PN/120। ठीक है, ये सूत्र इसमें प्रयोग ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है ना उसका मान देखो पोलों की संख्या और घूर्णन गति दोनों पर निर्भर करता है देखा जाए तो। और वैसे थोड़ी सी ज़्यादा ज्ञात की जाए तो हम कह सकते हैं कि N तो F × 120/P, यानी पोलों की संख्या बढ़ाएंगे तो गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जबकि गति घटेगी तो पोलों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के विलोमानुपाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एग्जाम नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी अल्टरनेटिव मात्रा का समय काल यानी टाइम पीरियड दे रखा है 0.02 सेकेंड है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, इसकी आवृत्ति के बारे में पूछ रहा है। तो हम कह सकते हैं आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का हमने अभी भी देखा था F बराबर 1/T होता है, समय काल दे रखा है 0.02 सेकेंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो मतलब 2 0 यहाँ लगा ली, 2 का भाग 100 में कितनी बार दिया, 50 है Z बार। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी डीसी मशीन के आर्मेचर में करंट प्रवाह की प्रकृति क्या है। आपने सुना होगा कि आर्मेचर में क्या होती है, करंट प्रवाह की प्रकृति क्या होती है, हम कह सकते हैं एसी होती है। जब आर्मेचर में एसी होती है तो हमें उसको क्या करता है, जैसे कम्यूटेटर के माध्यम से डीसी में बदला जाता है। डीसी बदलने के बाद उसको ब्रूस को मिलती है, ब्रूस क्या करती है, आउटपुट के रूप में लोड को प्रदान करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि आर्मेचर में करंट प्रवाह की प्रकृति कैसी होती है, तो हम कह सकते हैं एसी होती है। ध्यान रखना, ऑप्शन दोस्तों इसमें ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी सिंबल बताया था एसी का इस प्रकार से होता है।
और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में एक ईएमएफ प्रोवाइड किया जाता है। ये खालिस्तान, जब ये खालिस्तान में घूमता है, जब ये खालिस्तान में घूमता है, भाई देखो आर्मेचर वाइंडिंग है, वो कह रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग में एक ईएमएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो जब ये खालिस्तान में घूमता है तो हम कह सकते हैं वो क्या करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है। जैसे ईएमएफ प्रेरित किया तो वो क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णमान होगा। तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ खालिस्तान से प्रेरित ईएमएफ होता है। तो हम कह सकते हैं जो डीसी जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, गतिमान रूप से, यानी चालक क्या होते हैं, गतिमान। हम कह सकते हैं कि जो चालक होते हैं दोस्तों, चालक क्या होते हैं दोस्तों, गतिमान होते हैं। वह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, स्थिर होता है। चालक तो गतिमान होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र स्थिर होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा दोस्तों बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अधिकांश डीसी मशीनों में वेंटिलेशन डक्ट्स, तो हम कहते हैं वेंटिलेशन डक्ट्स का कार्य क्या होता है, तो हम कह सकते हैं जो इसकी स्थिति होती है ये क्या होती है, रेडियल एवं साथ ही साथ लंबवत होते हैं। ध्यान रखना, रेडियल एवं साथ ही साथ लंबवत, मतलब ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी डीसी मशीन को घूमने वाला भाग खालिस्तान कहलाता है। ध्यान रखना, डीसी मशीन में घूमने वाला भाग होता है दोस्तों आर्मेचर, जो कि ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि डीसी मशीन, फिर बात करते हैं एसी मशीन। तो हम कह सकते हैं एसी मशीन में घूमने वाला भाग दोस्तों रोटर होता है। ध्यान रखना, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात की जाती है, इसमें क्या होता है, रोटर क्या होता है, घूर्णमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी डीसी मशीन में रोटर शाफ्ट से खालिस्तान होता है। तो दोस्तों रोटर शाफ्ट से की किया होता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट खालिस्तान के जरिए प्राप्त होता है। हमने कहा कि जो आर्मेचर में करंट प्रवाह की प्रकृति क्या होती है, एसी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट खालिस्तान के जरिए प्राप्त होता है, आर्मेचर से एसी मिलेगा। तो हम कह सकते हैं जो आर्मेचर करंट प्राप्त होगा वो दोस्तों होगा कम्यूटेटर और ब्रूसों के माध्यम से। कम्यूटेटर क्या करेगा, एसी आ रही है, एसी को क्या कर देगा, डीसी में कन्वर्ट कर देगा। अब ब्रूस क्या करेगा, डीसी सप्लाई को यहाँ से ग्राइंड करके और आउटपुट के रूप में बाहर भेज देगा कि भाई बाहर निकल तो यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्य करता है। तो कह सकते हैं कि आर्मेचर से करंट खालिस्तान से प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटर और ब्रूसों के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेल्डिंग जनरेटर खालिस्तान में होता है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि वेल्डिंग जनरेटर खालिस्तान में हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, वेल्डिंग जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। पहली बात तो हम कह सकते हैं कि जो वेल्डिंग जनरेटर का उपयोग हम कह सकते हैं अधिक करंट व कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग होती है, इसमें अधिक करंट व कम वोल्टेज के लिए वेल्डिंग जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करती है कि लैप वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लैप वाइंडिंग को हम कह सकते हैं, ध्यान रखना इसमें ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैप वाइंडिंग को हम कह सकते हैं कि समानांतर वाइंडिंग, ध्यान रखना लैप वाइंडिंग को समानांतर कुंडलन कह सकते हैं। ठीक है, या हम इसको कई बार एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों। देखो मैं आपको डाउट क्लियर करता हूँ, यहाँ एग्जाम पूछ लेता है कि जो लैप वाइंडिंग है उसका दूसरा नाम क्या है। तो हम कह सकते हैं जो लैप वाइंडिंग दूसरा नाम होगा दोस्तों गमनागमन, गमनागमन कुंडलन होता है। ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार है क्या गमनागमन कुंडलन। तो ध्यान रखो लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है, गमनागमन कुंडलन कह सकते हैं। देखिए लैप वाइंडिंग के बारे में हमने कहा कि जो समांतर पथों की संख्या क्या होती है, इसमें पोलों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ए बराबर पी कह सकते हैं। तो इसमें देखो अगर मान लीजिए हमने कहा कि लैप वाइंडिंग में क्या होती है कि अधिक करंट व कम वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भाई अधिक करंट बहने का मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम। तो एक इसकी विशेषता क्या होगी कि लैप वाइंडिंग प्रतिरोध मान भी क्या होता है, कम होता है। वेल्डिंग जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए सिंगल जो
डुप्लेक्स है, अगर मान लीजिए वाइंडिंग क्या होती है डुप्लेक्स, तो हम कह सकते हैं कि जो डुप्लेक्स वाइंडिंग में तो A बराबर 2 इंटू पी, जो समांतर पथों की संख्या है ना, जो पोलों की संख्या दुगना हो जाएगी। अगर मान लीजिए इसकी 2 आती है, 2 इंटू 2, तो समांतर पथों की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। वेल्डिंग जनरेटर खालिस्तान होता है तब कह सकते हैं लैप वाइंडिंग। ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डीसी श्रेणी क्रम मोटर के घूर्णन की दिशा को खालिस्तान टर्मिनलों को परस्पर बदलकर उल्टा किया जाता है। डीसी श्रेणी मोटर के घूर्णन की दिशा को, तो हम कह सकते हैं घूर्णन की दिशा दोस्तों आर्मेचर और क्षेत्र के संयोजन को बदला जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, आर्मेचर और क्षेत्र के जो कनेक्शन है उनको अगर एक साथ दोनों को एक साथ अप्लाई करते हो, दोनों को एक साथ बदलते हो, तो ध्यान रखना घूर्णन की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक को बदलना होता है, तो हम कह सकते हैं कि डीसी श्रेणी क्रम मोटर के घूर्णन की दिशा को खालिस्तान टर्मिनलों को परस्पर बदलकर उल्टा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं बी या सी, यानी ऑप्शन इसमें एक ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्मेचर और क्षेत्र की दिशा बदलकर। तो ठीक है, तो ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मेगा ओम प्रतिरोध किसके बराबर होता है? देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 मेगा ओम, तो हम कह सकते हैं कि 1 मेगा ओम का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीका, इस प्रकार से पढ़ा होगा। तो हम कह सकते हैं जो 1 मेगा ओम, ठीक है, 1 मेगा ओम का मतलब हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या बताए 1 मेगा ओम, तो 1 मेगा ओम को हम लिख सकते हैं 1000 किलो ओम भी लिख सकते हैं। अब किलो ओम का मतलब क्या होता है 10 के -3, तो हम कह सकते हैं ये 1000 तो वैसे रहेगा, 3 जीरो और लगा दो इसमें। ठीक है, तो इकाई, ढाई, सैकड़ों, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 मेगा ओम का मतलब हम लिख सकते हैं 10 लाख ओम भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछ लिया भी जाता है ये 1 मेगा ओम होता है, ऑप्शन में दिया होता है 10 लाख ओम, तो वहीं पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो खालिस्तान के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक स्थैतिक युक्ति होती है। ट्रांसफार्मर क्या होती है, एक स्थैतिक युक्ति होती है। इसमें क्या होता है, एक होती है फ्रीक्वेंसी और एक होती है पावर। इनका मान क्या होता है, स्थिर होता है। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी और पावर शक्ति का मान स्थिर होता है, जबकि वोल्टेज के मान को ज़्यादा या कम या ज़्यादा किसी प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर एक उपकरण जो खालिस्तान के लिए उपयोग किया जाता है, तो हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर होता है जो बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। ध्यान रखना, तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ट्रांसफार्मर जिस वक्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। हमने क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रांसफार्मर में जिस वक्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। देखिए हमने कहा कि ये क्या हो गया, ट्रांसफार्मर भाई साहब का सिंबल हो गया। देखिए अब इसको हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगी, जिसको सप्लाई से जोड़ा जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग जिसको लोड से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिस वक्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है, ठीक है, तो वो क्या होगी, प्राइमरी वाइंडिंग होगी। ठीक है, वो कौन सी वाइंडिंग होगी दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग होगी। तो हम कह सकते हैं प्राथमिक वक्र को, प्राथमिक वक्र आपका इसमें दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या शामिल होता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 तो प्राथमिक होती है और 3 ही सेकेंडरी यानी 3 द्वितीयक होती है। तो हम कह सकते हैं कि 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक वक्र, यानी ऑप्शन इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य आधार ट्रांजिस्टर परिपथ में आईसी यानी जो कलेक्टर करंट है उसका मान है 0.97 मिली एम्पियर और आईबी यानी बेस करंट का मान 30 मिली एम्पियर है। तो प्राप्त विद्युत धारा अल्फा का मान ज्ञात करो। ठीक है, प्राप्त विद्युत धारा अल्फा का मान ज्ञात करो। तो हम कह सकते हैं अल्फा बराबर सूत्र होता है आईसी बटे आईबी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें आईसी बटा आईबी प्लस आईसीबी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये अल्फ़ा का मान ज्ञात करवा रहा है, तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा बराबर आईसी का मान कितना हुआ
तो हमने कहा 0.97। फिर हमने कहा कि आई बी का मान कितना हुआ 3 इंटू 0.97। तो ये बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 0.97/1। तो हम कह सकते हैं 0.97 इसका आंसर, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन इसमें होगा दोस्तों ए। 24वें में ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ट्रांसफार्मर द्वितीय वक्र में प्रेरित वोल्टेज खालिस्तान होता है। तो हम कह सकते हैं दो ट्रांसफार्मर द्वितीय वक्र है उसमें प्रेरित वोल्टेज होता है दोस्तों प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर। प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर, ऑप्शन 20 में दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 फेज की आपूर्ति के लिए किसी भी 2 फेज के बीच फेज अंतर क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फेज की आपूर्ति के लिए किसी भी 2 फेजों के बीच फेज अंतर क्या होता है। भाई आपूर्ति तो कितनी है 3 फेज की है, तो हम कह सकते हैं 3 फेज के लिए 120 डिग्री 120 डिग्री का फेज अंतर होता है। और 2 फेज की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ट्रांसफार्मर में संरक्षक का क्या कार्य होता है। एक ट्रांसफार्मर में संरक्षक का क्या कार्य होता है। ट्रांसफार्मर में संरक्षक का कार्य होता है कि जो बाहरी वायु है उसमें संपर्क में आए तेल का विस्तार और संकुचन का ध्यान रखना। मतलब ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। बाहरी वायु के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखना, ये क्या होता है संरक्षक का कार्य होता है। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दे रखा है कि हमें ±5%, तो ध्यान रखना जो ±5% होगा वो मान किसका होगा, तो हम कह सकते हैं वो होगा सुनहरा। ठीक है, सहनशीलता के साथ 47 किलो ओम के मान वाले प्रतिरोध की आवश्यकता है। तो इस प्रतिरोधक का रंग बैंड का अनुक्रम खालिस्तान होना चाहिए। प्रतिरोधक का मान ज्ञात करवा रहा है। पहले क्या होता था कि हमें से कलर कोड मतलब रंग दिए होते और प्रतिरोध मान ज्ञात करवाता था। अब क्या दिया इसने प्रतिरोध का मान दे दिया और कलर जो रंग का मान है वो ज्ञात करवा रहा है कि पीला रंग होगा या नीला होगा बैंगनी होगा जो भी। तो हम देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, सूत्र अप्लाई करना होगा। हमने कहा कि फर्स्ट यानी पहली संख्या, या हम कह सकते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या को मल्टीपल किससे करना है, तीसरी संख्या और चौथी संख्या से। हमने कहा पहली संख्या के रूप में दे रखा है 4 का मतलब होता है प्रथम पट्टी में 4 किस्म होता है। तो प्रथम पट्टी में 4 होता है दोस्तों का बोला ना पी यानी पीला रंग होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया पीला रंग आ गया। फिर द्वितीय पट्टी में देखना है, द्वितीय पट्टी में 7 नंबर कहाँ पे आता है, तो हम कह सकते हैं का बोला ना पी यानी भी ससुर राय को यानी बैंगनी में आता है। तो हम कह सकते हैं पीला बैंगनी। थर्ड पट्टी में देखना है, थर्ड पट्टी में क्या होगा कि ये किलो में मान दे रखा है। ठीक है, किलो ओम का मतलब होता है 10 की घात 3 किस में आएगी, तो हम कह सकते हैं दोस्तों 10 की घात 3 आएगी नारंगी रंग में। ठीक है, अब बाकी जो बचा हुआ है भाई जो सहनशीलता का मान दे रखा है ±5%, ये किसका होगा सुनहरे रंग का। तो ये क्या होगा सुनहरा। अब देखिए पीला बैंगनी नारंगी और सुनहरा किसमें, पीला बैंगनी नारंगी और सुनहरा, मतलब ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछे बस आपको इसके लिए क्या होगा कि जो कलर कोड सारणी अगर आपको ज्ञात है तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक चुंबकीय सर्किट खालिस्तान द्वारा संचालित किया जाता है। तो हम कहते हैं जो चुंबकीय सर्किट होता है वो दोस्तों कुंडली द्वारा संचालित होता है। चुंबकीय सर्किट कुंडली द्वारा संचालित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक 3 फेज वाली मोटर केवल 2 फेज के साथ संचालित होती है, भाई 3 फेज की मोटर है 2 फेज के साथ चल रही है, तो कह रहा है तो इसे सिंगल फेजिंग दोष कहा जाता है। इसमें अंततः मोटर क्या होगी, भाई 3 फेज वाली मोटर है 2 फेज से चल रही है तो सिंगल फेजिंग होगा ही होगा। तो हम कह सकते हैं अगर मान लीजिए 2 फेज से चलती है तो देखो ऑप्शन कैसे दे रखें कि इसमें अगर 2 फेज से चल रही है सिंगल फेजिंग 2 से, तो हम कह सकते हैं मोटर लास्ट तक अगर चलती रही ना इसी प्रकार तो हम कह सकते हैं दो मोटर है वो दोस्तों जल जाएगी। ध्यान रखना जल जाएगी, ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों जल जाएगी, क्योंकि जो 2 फेज ले रही है तो धारा का मान क्या होगी ज़्यादा लेगी, तो इस प्रकार जलने की संभावना ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम कुंडली की प्रतिबाधा 25 ओम अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया का मान ज्ञात करो। तो हम कह सकते हैं देखो प्रतिरोध का मान दे रखा है, ठीक है, प्रतिबाधा का
यानी एक्स जो इंडक्टेंस है उसका मान नहीं दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, जेड का भी स्क्वायर लगा लो, ठीक है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर यानी जेड स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, दोनों का वर्ग कर लो। 625 में से 15 के 225 यानी कितना है 400, तो हम कह सकते हैं वर्ग का बटेगा ये जब इसका अंडर रूट होगा। 400 किसका है 20 का है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 वोल्ट कॉइल के साथ एक ऑन ऑफ स्विच खालिस्तान कहा जाता है। 9 वोल्ट कॉइल के साथ एक ऑन ऑफ स्विच को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों उसको 9 वोल्ट कॉइल के साथ जो लगा होता है स्विच उसको कहते हैं चुंबकीय स्टार्टर कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि AC 9 वोल्ट यानी NVC 9 वोल्ट कॉइल, यानी NVC कह सकते हैं AC 9 वोल्ट का मतलब होता है वोल्टता नहीं, ध्यान रखना वोल्टता नहीं। कुंडली के आर्मेचर में लगातार चींची की आवाज़ खालिस्तान को इंगित करती है, चींची की आवाज़ खालिस्तान को इंगित करती है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो चींची की आवाज़ होगी वो देखो, जो चींची की आवाज़ किसके कारण आएगी, तो हम कह सकते हैं सैडेड रिंग में खुला परिपथ के कारण, सैडेड रिंग में खुला परिपथ, यानी ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, एक 3 फेज प्रेरण मोटर अधिकतम निर्धारित बलागुण विकसित करने वाले एक भार पर परिचालित हो रही है। क्या होता है जब मोटर के परिचालन के दौरान बाहरी मेंस विद्युत में से एक बाधित हो जाता है। वही पहले वाला क्वेश्चन है, 2 में से एक बाधित हो रहा है, तो हमने कहा कि ज़्यादा करंट लेगी, ज़्यादा करंट लेगी तो क्या होगा कि जो मोटर परिचालित होती रहती है लेकिन क्या है अधिक विद्युत धारा लेती है। मैंने कई बार बताया था अधिक विद्युत धारा लेगी, इसके कारण क्या होती है जल जाने की संभावना होती है। तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियोल प्रारंभ के माध्यम से प्रारंभी होती 3 HP 3 फेज 415 वोल्ट 50 Z स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के लिए बैकअप फ्यूज यानी पूर्तिकर फ्यूज श्रेणी खालिस्तान होगी, किस मान का होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। बैकअप फ्यूज का मान देखिए इस प्रकार, अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आता है किसी प्रकार से हो तो आपको देखो एक ट्रिक यूज़ करनी होगी। मैंने कहा कि एक साइड में लिख लेता हूँ कि मोटर की HP, एक साइड लिखता हूँ बैकअप फ्यूज का मान। तो देखिए मोटर की HP के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए मोटर की HP दे रही है 0.05 HP, तो हम कह सकते हैं बैकअप फ्यूज का मान कितना होगा दोस्तों 1 एम्पियर। अगर मोटर की HP दे रखी है 0.1 HP, तो हम कह सकते हैं कितना होगा 2 एम्पियर। मोटर की HP दे रखी है 0.5 HP, तो हम कह सकते हैं 6 एम्पियर। मोटर की HP दे रखी है 1 HP, 1 HP के लिए वही 6 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, 1 HP तक लिख लिया। अब जो आगे नेक्स्ट लिखते हैं, अगर मान लीजिए मोटर की HP दे रखी है 1.5 HP, तो उसके लिए बैकअप फ्यूज का मान होगा दोस्तों 10 एम्पियर, ठीक है। मोटर की HP दे रखी है 2.5 से 3.5 HP तक, तो हम कह सकते हैं बैकअप फ्यूज का मान दोस्तों 15 एम्पियर होगा, ठीक है। 15 या इसको हम 16 लगा लेते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान रखना। 3 HP 3 फेज 415 वोल्ट, तो हम कह सकते हैं 2.5 से 3.5 के समथिंग है, तो हम कह सकते हैं इसमें जो बैकअप फ्यूज का मान होगा 15 एम्पियर है। ऑप्शन में 15 एम्पियर दे नहीं रखा, तो हम कह सकते हैं 16, 15-16 में मतलब लगभग में आंसर है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3.5 तक पढ़ लिया। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 5 HP के लिए बैकअप फ्यूज का मान कितना होगा, तो देखो वो बता देते हैं। 5 HP के लिए दोस्तों होगा 20 एम्पियर, ठीक है। देखो 5 एम्पियर के लिए 5 HP के लिए 20 एम्पियर लिख दिया। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि जो 7.5 HP होता है, 7.5 HP की मोटर के लिए बैकअप फ्यूज का मान कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 25 एम्पियर। जबकि पूछा जाए कि 10 HP के लिए कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 35 एम्पियर। तो इस प्रकार आप इस प्रकार से मान इनका ज्ञात कर सकते हैं। हमसे पूछा गया 3 HP के लिए, तो हमने कहा कि 3 HP के लिए 16 एम्पियर यानी 15 एम्पियर या 16 एम्पियर लगभग होता है। तो ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाए, ध्यान रखना। ऐसा आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा इसी प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए एग्जाम नाउ को, ठीक है। अब देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समानांतर एसी परिपथ में शक्ति घटक को खालिस्तान सूत्र द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, समानांतर एसी परिपथ की बात कर रहा है, ध्यान रखना श्रेणी की नहीं है कि तुम डायरेक्टली कर दो cos फाई बराबर आर अपॉन जेड। वैसे शायद ये ऑप्शन भी नहीं है ऐसे, तो इसमें आर बटे जेड ऑप्शन भी नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। अब देखिए समानांतर में आपने पढ़ा कि cos फाई, देखिए cos फाई बराबर दोस्तों होता है आर बटे जेड होता है, सॉरी श्रेणी में पढ़ा ऐसा आर बटे जेड। ठीक है, तो हम समानांतर में पढ़ सकते हैं कि cos फाई बराबर जेड बटा आर, cos फाई बराबर जेड बटा आर। इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखिए हमने कहा जो जेड है, जेड क्या होता है, जेड को हम कह सकते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है कि एडमिटेंस का विपरीत होता है, इम्पीडेंस एडमिटेंस का विपरीत होता है। तो हम कह सकते हैं जो एडमिटेंस है, एडमिटेंस बराबर 1 अपॉन इम्पीडेंस, इम्पीडेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि एक होता है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध किसका होता है, कंडक्टेंस का। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि समानांतर एसी परिपथ में शक्ति घटक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो हम कह सकते हैं cos फाई बराबर जी बटा वाई होगा। मतलब ऑप्शन लेते हैं जी बटा वाई किस में है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में क्या है, जी बटा वाई है। ठीक है, देखिए cos फाई बराबर जी बटा वाई, तो जी यानी कंडक्टेंस है, तो इसका विपरीत क्या है आर। वाई, वाई को हम कह सकते हैं कि जो समानांतर एसी परिपथ को हल करने के लिए एडमिटेंस विधि का उपयोग। एडमिटेंस क्या होता है कि इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा का उल्टा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैकअप फ्यूज का उद्देश्य खालिस्तान के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना होता है। बैकअप फ्यूज का उद्देश्य दोस्तों लघु परिपथ के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर परिपथ में विद्युत अतिभार सुरक्षा का उद्देश्य मोटर की खालिस्तान सुरक्षा करना होता है। मोटर परिपथ में विद्युत अतिभार सुरक्षा का उद्देश्य मोटर की खालिस्तान से सुरक्षा करना होता है। तो हम कहते हैं मोटर की सुरक्षा के लिए अनवरत अति विद्युत धाराओं से सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परिचालक 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रारंभक बटन दबाता है और मोटर गुंजन की आवाज़ तो प्रारंभ करती है लेकिन परिचालित नहीं होती है, तो संभावित कारण क्या होगा। भाई जो स्टार्टिंग बटन दबाता है लेकिन मोटर गुंजन की आवाज़ तो प्रारंभ करती है लेकिन स्टार्ट नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि उसका एक फ्यूज़ उड़ गया होगा। और जो फ्यूज़ उड़ता है तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारी भाषा में सिंगल फेजिंग दोष हो गया। ठीक है, सिंगल फेजिंग दोष हो गया तो क्या होगा कि जो 3 फेज में से अगर मान लीजिए एक फेज उड़ गया तो 2 फेज में चले क्या होगा, धारा का मान अधिक होगा, मतलब धारा अधिक लेगी और उसकी जो लास्ट जो स्टेज होगी वो होगी कि वो जल जाएगी पूर्ण तरीके से। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा दोस्तों होगा कि एक फेज उड़ गया है, मोटर सिंगल फेजिंग है, ये इसका क्या होगा, एक दोष होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 SWG ताम्र तार का उचित फ्यूज विद्युत धारा क्या होगी। 35 SWG ताम्र तार के लिए दोस्तों 5 एम्पियर का फ्यूजिंग फैक्टर जो फ्यूज विद्युत धारा होगी 5 एम्पियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक रेडियो अभिग्राही में हम ट्यूनिंग नियंत्रण घुमाने के द्वारा किसी भी वांछित स्टेशन को ट्यून कर सकते हैं। ऐसा करके हम खालिस्तान परिवर्तित करते हैं, तो ऐसा करके दोस्तों हम धारिता के मान को परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संधारित्र पर रेटिंग 25 माइक्रोफैराड 12 वोल्ट दी जाती है। इसके सिरों पर टर्मिनल के समीप प्लस चिन्ह भी लिखा जाता है। संधारित्र खालिस्तान है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं वो दोस्तों होता है कि जिस संधारित्र की रेटिंग 25 माइक्रोफैराड 12 वोल्ट दी जाती है तो उस संधारित्र कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं दोस्तों पॉलीकार्बोनेट संधारित्र, पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर 100 माइक्रो एम्पियर की आधार विद्युत धारा को खींचता है, जबकि संग्रह की विद्युत धारा
10 मिली एम्पेयर है, अल्फा और बीटा के मान की गणना करें। तो दोस्तों देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम कह सकते हैं जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मान 0.990 होता है, जबकि बात करते हैं बीटा की तो बीटा का मान 100, मतलब ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लंबाई में 2 किलोमीटर अनुप्रस्थ क्षेत्र में 5 मिमी स्क्वायर तांबे के तार का प्रतिरोध की गणना करी। तांबे की प्रतिरोधता 1.7 × 10⁻6 ओम सेंटीमीटर है। देखिए प्रतिरोध गणना करनी है तो देखिए सूत्र लगा सकते हैं हम। हमने कहा कि R बराबर रो L/A। इस सूत्र के माध्यम से इसको दोस्तों आप हल कीजिएगा। ठीक है, ये आराम से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसको जैसे हल करेंगे तो कंप्लीट इसका आंसर हो जाएगा 6.8 ओम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6.8 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, पावर कंट्रोल सर्किट में SCR क्यों इस्तेमाल किया जाता है। SCR तो हम कह सकते हैं एक छोटा गेट करंट एक बड़े लोड वाले करंट को स्विचिंग को नियंत्रित कर सकता है। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोबार प्रोटेक्शन यूनिट का इस्तेमाल खालिस्तान के लिए किया जाता है। क्रोबार प्रोटेक्शन यूनिट का इस्तेमाल दोस्तों ओवरलोड के विरुद्ध लोड की रक्षा करने के लिए। ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई देख लीजिए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पावर एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल होने वाले ट्रांजिस्टर आमतौर पर धातु की प्लेट पर लगाए जाते हैं ताकि, तो हम कैसे, जो ट्रांजिस्टर है वो आमतौर पर धातु की प्लेट पर लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि काम करने के दौरान उत्पन्न हुई अत्यधिक ऊष्मा को रेडिएट कर सके। उत्पन्न हुई ऊष्मा है उसको कम किया जा सकता है, इसके लिए तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर के अंकन में पहला अक्षर ध्यान रखना। पहला अक्षर इसकी खालिस्तान को दर्शाता है और दूसरा अक्षर, तो पहला अक्षर दोस्तों इसकी सामग्री को दर्शाते हुए ध्यान रखना और दूसरा अक्षर इसके प्रयोग को दर्शाता है। पहला अक्षर इसकी सामग्री को दर्शाता है, दूसरा अक्षर इसके प्रयोग को दर्शाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि डायोड के कार्य की तुलना खालिस्तान के कार्य से की जा सकती है। ध्यान रखना, डायोड के कार्य की तुलना खालिस्तान के कार्य से की जा सकती है। तो डायोड के कार्य की तुलना दोस्तों स्विच के कार्य से की जाती है। ध्यान रखना, स्विच के कार्य से। लेकिन ध्यान रखना डाउट्स, मैंने कहा डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए भाई डायोड के कार्य की तुलना खालिस्तान के कार्य की जा सकती है, आपने आंसर दिया स्विच। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि MCB के कार्य की तुलना खालिस्तान से की जा सकती है। MCB, तो देखिए जो MCB के कार्य की तुलना दोस्तों हम कर सकते हैं फ्यूज के कार्य से। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। डायोड तो स्विच के लिए होता है, MCB फ्यूज के, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। डायोड BY 127 में B का मतलब और Y का मतलब खालिस्तान है। दोस्तों B का मतलब सिलिकॉन, Y का मतलब रेक्टिफायर होता है। ध्यान रखना, B का मतलब दोस्तों सिलिकॉन, Y का मतलब रेक्टिफायर। हम कह सकते हैं सिलिकॉन और रेक्टिफायर दो होते हैं। B का मतलब सिलिकॉन और Y का मतलब रेक्टिफायर। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब फिल्टर सर्किट जो खास फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा के सिग्नल को इससे होकर गुजरने देता है, इससे होकर गुजरने देता हुए खालिस्तान फिल्टर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों वो फिल्टर होगा जो एक खास फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को इससे होकर गुजरने देता है, वो होगा दोस्तों हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर मतलब ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। AC मैन से उत्पन्न हुई 50 हर्ट्ज की भरभराहट वाली आवाज़ को रोकने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि AC मैन से उत्पन्न हुई 50 हर्ट्ज की भरभराहट वाली आवाज़ को रोकने के लिए नॉच फिल्टर का उपयोग किया जाता है। नॉच फिल्टर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी ट्रांजिस्टर के अल्फा का मान 0.995, इसके बीटा का मान बताओ। ठीक है, अल्फ़ा का मान 0.995, तो बीटा का मान बताओ। तो हमने आपको अभी जस्ट इससे पहले बताया था कि अल्फ़ा का मान
उसमें दे रखा है 100 मिली एम्पियर दे रखा है, तो उसके हिसाब से था। लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है, अलग है। तो देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इसमें बीटा का मान पूछा है, तो हम कह सकते हैं बीटा बराबर सूत्र होता है अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा होता है। ठीक है, अल्फ़ा का मान हमने लिया दोस्तों 0.995। ठीक है, बीटा का मान होगा 1 माइनस 0.995, क्योंकि अल्फ़ा का मान दे रखा है, अल्फ़ा यहाँ आएगा। तो हम कह सकते हैं इसको, जैसे हमने सॉल्व किया आगे, तो हम कह सकते हैं देखिए नेक्स्ट जो किया, तो हम आ सकते हैं इसमें 0.995, 1 माइनस 0.995 के कितना आया 0.005, तो 5 का भाग 995 में दे लो भाई। पॉइंट के बाद ऊपर भी 3 जीरो है, तो वो 3 संख्या है, नीचे 3 संख्या है, तो ये आपस में कट गई, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 995/5, जैसे इसका भाग दिया तो हमको आएगा दोस्तों 199, 199। ऑप्शन डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए, अगर 500 वोल्ट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की ज़रूरत होती है, तो उपयुक्त कैपेसिटर कौन सा है? तो दोस्तों हम कह सकते हैं 500 वोल्ट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए, तो दोस्तों ये हाई वोल्टेज के लिए, तो हम कह सकते हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। किसी ट्रांजिस्टर के आधार में खालिस्तान आकार का सिग्नल डालकर उसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कह सकते हैं ट्रांजिस्टर के आधार में स्क्वायर पल्स का आकार डालकर, स्क्वायर पल्स आकार का सिग्नल डालकर स्विचिंग सर्किट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि VLSI IC में खालिस्तान हो सकते हैं, तो कह सकते हैं 1000 गेट से ज़्यादा गेट हो सकते हैं, 1000 गेट से ज़्यादा। ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी IC में लगातार 4 इनपुट लगाए जा सकते हैं, तो इसकी पहचान फैन इन 4 से। ठीक है, फैन इन 4 से, तो हम कह सकते हैं इसकी पहचान दोस्तों कर सकते हैं फैन इन 4 से, फैन इन 4 से। ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ECL का विस्तार क्या है? तो हम कह सकते हैं ECL को हम कह सकते हैं एमीटर कपल्ड लॉजिक। ठीक है, यानी एमीटर कपल्ड लॉजिक उसको कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर इसका। आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन सी है? तो हम कह सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए दोस्तों पारदर्शी प्लास्टिक का होना बहुत ज़रूरी है, पारदर्शी प्लास्टिक का। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बायसिंग का सबसे कम पसंदीदा प्रकार है? तो हम कह सकते हैं सबसे कम की बात कर रहा है, बेस बायसिंग सबसे अधिक की बात करता है, तो हम कह सकते हैं एमीटर बायसिंग कह सकते थे। ठीक है, लेकिन बात किससे कर रहा है? सबसे कम की, तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीडियम ग्रेड केबलों का कार्यशील वोल्ट था, तो कहते हैं मीडियम ग्रेड केबल, मध्यम के लिए 400 वोल्ट का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। मध्यम ग्रेड केबलों के लिए 400 वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर ठंडा करना खालिस्तान के लिए आवश्यक होता है। ट्रांसफार्मर ठंडा करने के लिए दोस्तों आवश्यक होता है दक्षता बढ़ाने, हमिंग कम करने, हानियाँ कम करने, द्वितीय वोल्टता बढ़ाने, ऊष्मा विस्तृत करने, यानी ऊष्मा के मान को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ई इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान का उपयोग करके तार का गेज मापा जा सकता है। तार का गेज, तो हम कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है, सॉरी, तार का व्यास माप सकते हैं, तार का व्यास। तो तार का व्यास मापने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करेंगे, जबकि तार का गेज मापने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म मान को भी माप सकता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर क्या करता है? देखिए हाइड्रोमीटर क्या करता है ये दोस्तों,
ये क्या करता है, आपेक्षिक घनत्व के मान को मापता है, ध्यान रखना। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की मात्रा को मापता है। मल्टीमीटर को दोस्तों हम एवियोमीटर भी कह सकते हैं, यानी एम्पियर, वोल्टेज और ओम यानी प्रतिरोध मान ज्ञात करने वाला भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्यूज विद्युत धारा के खालिस्तान प्रभाव के कारण कार्य करता है। फ्यूज विद्युत धारा के दोस्तों हम कह सकते हैं कि फ्यूज है ना जो विद्युत धारा के तापन प्रभाव के रूप में कार्य करता है या तापीय प्रभाव के रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध के कारण क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी इसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज को खालिस्तान में संयोजित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों फ्यूज को हम कह सकते हैं कि जो सजीव चालक की श्रेणी में यानी लाइव वायर के श्रेणी क्रम में, इस पे ऐसे भी कह सकते हैं लाइव वायर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में कनेक्टर खालिस्तान के लिए उपयोग किया जाता है। परिपथ में कनेक्टर, तो कह सकते हैं कनेक्टर के तार एवं केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए, और दूसरा है ट्यूबलाइट की चौक को संयोजित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद्युत आयरन को संयोजित करने के लिए, और घरेलू ऑडियो कनेक्शन को संयोजित करने के लिए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो परिपथ में कनेक्टर का उपयोग इन सभी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माइकानाइट एक खालिस्तान होता है। तो हम कह सकते हैं माइकानाइट, माइकानाइट होता है दोस्तों विद्युत रोधी ठोस सादर होती है। माइकानाइट क्या होती है, देखिए माइकानाइट होती है दोस्तों विद्युत रोधी ठोस साधन होती है। माइकानाइट विद्युत रोधी ठोस साधन, ऑप्शन इसमें दोस्तों आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 से 4 सेकंड तक अपनी मान के दोगुनी धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज होता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं HRC फ्यूज, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी या उच्च विदारण क्षमता फ्यूज भी कह सकते हैं। जो HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो होता है दोस्तों 1.1। बात की जाए कि जो किटकैट फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, तो हम कह सकते हैं 1.4 से 1.7 होता है, ध्यान रखना। ये किसका है, HRC फ्यूज का। अब ये भी किटकैट फ्यूज का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ों पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है। जोड़ों पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों जोड़ों पर सोल्डरिंग चालकता बढ़ाने के लिए की जाती है, ध्यान रखना। जोड़ों पर सोल्डरिंग चालकता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नलिकाओं का क्या कार्य होता है। जो ट्रांसफार्मर में नलिकाएं लगी होती हैं, रेडिएटर नलिकाएं, उनका कार्य क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर तेल है ना उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाना। अगर मान लीजिए तेल गर्म हो जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम कंडक्टर सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का वाणिज्य नाम क्या है। एल्युमिनियम कंडक्टर सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का वाणिज्य नाम होता है दोस्तों आयर नंबर 7। आयर नंबर 7, ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा के लिए स्विच खालिस्तान को नियंत्रित करता है। तो कह सकते हैं सुरक्षा के लिए दोस्तों स्विच लाइव वायर यानी फेज केबल को नियंत्रित कर सकता है, नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के मामले में विशेष प्रकार के सॉकेट और प्लग आवश्यक होते हैं। खालिस्तान के मामले में विशेष प्रकार के सॉकेट और प्लग आवश्यक होते हैं। तो हम कह सकते हैं रिंग मुख्य प्रणाली, रिंग मुख्य प्रणाली के मामले में। तो ऑप्शन इसमें होगा दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तड़ित यानी लाइटिंग को परिवर्तन में अधिकतम अनुमान्य भार कितना होता है। तो हम कह सकते हैं तड़ित के लिए 800 वाट होता है, ध्यान रखना। तड़ित के लिए 800 वाट यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मैट्रिक अश्व शक्ति खालिस्तान के बराबर हो सकती है। तो हम कह सकते हैं एक मैट्रिक अश्व शक्ति खालिस्तान के बराबर हो सकती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों वो हो सकती है 735.5 के बराबर। एक मैट्रिक अश्व शक्ति में होते हैं 735.5 वाट होते हैं, जबकि ब्रिटिश की बात की जाए तो इसमें होता है 746।
ऑप्शन में दे रखा है 736, मतलब 735, और 735.5 अगर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 736 मान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मतलब ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खालिस्तान एकमात्र वायरिंग जिसकी योजना मकान निर्माण के पूर्व बनानी चाहिए, जिसकी योजना मकान निर्माण के पूर्व बनानी चाहिए। तो देखिए, जो मकान निर्माण के पूर्व जो योजना बनाते होती है दोस्तों, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान पर चलता है। तो दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या करेगा, सिंक्रोनस गति पर चलेगा, यानी NS पर चलेगा। तो दोस्तों ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत में कंसील्ड वायरिंग का बिछाया जाना खालिस्तान के पूर्ण होने के तुरंत बाद होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं जो छत में कंसील्ड वायरिंग बिछाई जाती है वो होता है दोस्तों सेंटरिंग। ठीक है, सेंटरिंग के पूर्ण होने के तुरंत बाद किया जाता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंड्यूट के साथ साथ अर्थ का तार बिछाने का विचार मुख्यतः खालिस्तान है। तो हम कह सकते हैं जो कंड्यूट यानी कंड्यूट होते हैं, पाइप होते हैं जो बोर्ड के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उसके साथ अर्थ का तार बिछाने का विचार क्या होता है कि एक तो क्या होता है कि हमें वायरिंग को मजबूत बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट होता है कि कंड्यूट को यांत्रिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, अर्थिंग की स्थापना हेतु अर्थ वायर को जोड़ने के लिए, अर्थ वायर को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट होता है कि कंड्यूट और धातु के सहायक उपकरणों को विद्युतीय रूप से सतत बनाने के लिए, मतलब सरल बनाने के लिए। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें ई ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के 2 प्राथमिक भाग कौन से होते हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यानी गिलहरी पिंजरी प्रेरण मोटर के 2 प्राथमिक भाग हो सकते हैं। एक होता है दोस्तों स्टेटर, दूसरा होता है रोटर, स्टेटर और रोटर। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटे सिग्नल एम्पलीफायरों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। छोटे सिग्नल एम्पलीफायरों को दोस्तों हम कह सकते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। छोटे सिग्नल एम्पलीफायरों को वोल्टेज एम्पलीफायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा घटक एम्पलीफायरों में अक्सर विफल रहता है। निम्न में से कौन सा घटक एम्पलीफायरों में अक्सर विफल होता है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एम्पलीफायरों में अक्सर विफल रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम R बराबर 1/G लिख सकते हैं, कंडक्टेंस। ठीक है, तो क्या हो, जो कंडक्टेंस है प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर बायसिंग का अर्थ क्या होता है। ट्रांजिस्टर बायसिंग का अर्थ क्या होता है। तो हम कह सकते हैं ट्रांजिस्टर जंक्शनों में सर्वत्र निरंतर वोल्टेज ड्रॉप के साथ ट्रांजिस्टर के माध्यम से निश्चित करंट का प्रवाह ट्रांजिस्टर बायसिंग कहलाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए। निकिल, रजत, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम चुंबकीय पारगम्यता के घटते क्रम में इन पदार्थों का सही क्रम क्या है। घटते क्रम की बात कर रहा है भाई। तो देखो घटते क्रम में हम स्टार्टिंग में इसको ले सकते हैं कि स्टार्टिंग में सबसे बढ़िया, भाई घटता क्रम की पूछ रहा है तो सबसे बढ़िया लेना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया के रूप में हम ले सकते हैं, एक तो होता है निकिल, निकिल वाले ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं सेकंड नंबर पर। ये तो क्या होगा फर्स्ट नंबर, ये क्या होगा सेकंड नंबर। थर्ड नंबर के रूप में ले सकते हैं दोस्तों हम ऑक्सीजन का, और फोर्थ नंबर के रूप में रजत का। इस प्रकार से अब देखिए इसमें जो आंसर होगा हम कह सकते हैं कि इस क्रम में लिखना है। तो देखिए निकिल, रजत, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम इस प्रकार से दे रखा है। तो हम कह सकते हैं 1432 जो हमारा आंसर आ जाएगा इस क्रम में होगा 1432। 1432 ऑप्शन ए में है, तो मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर एसी मोटर लोड के पावर फैक्टर वैल्यू को तब बढ़ाता है जब ये खालिस्तान में जुड़ा हुआ होता है। जब ये खालिस्तान जुड़ा होता है तो कह सकते हैं मोटर के साथ पैरेलल में समानांतर क्रम में जुड़ा होता है तो पावर फैक्टर वैल्यू को बढ़ाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीसीबी तैयार करते समय एक कॉपर की परत युक्त बोर्ड पर सर्किट पैटर्न एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। पीसीबी प्रेशर सर्किट ब्रेकर तैयार करते समय तो हम कह सकते हैं उसके लिए क्या होता है, जो पैटर्न प्रक्रिया प्रयोग की जाती है उसको कहते हैं एचिंग कहते हैं। एचिंग ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीसीबी की घटक पर वर्टिकल माउंटिंग को विशिष्ट मामलों में प्राथमिकता दी जाती है। विशिष्ट मामलों में प्राथमिकता दी जाती है वो होता है दोस्तों क्षेत्र सीमित और मात्रा में सीमाएं हो, वहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। क्षेत्र सीमित है और मात्रा में सीमा है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक बीजेड 148 अर्धचालक उपकरण में दूसरा अक्षर जेड क्या इंगित कर सकता है, क्या इंगित करता है। तो हम कहते हैं जेड के बारे में, जेड क्या होता है, जीनर डायोड होता है। तो ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीनर डायोड। चैनल वायरिंग सामग्री खालिस्तान से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है चैनल वायरिंग सामग्री खालिस्तान की बनी होती है। तो हम कहते हैं चैनल वायरिंग जो सामग्री होती है वो दोस्तों पीवीसी से बनी होती है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्क हीटिंग तब होती है जब विपरीत ध्रुवीयता के इलेक्ट्रोड्स के बीच हवा खालिस्तान हो जाती है। देखो आर्क हीटिंग का जो मुख्य कारण होता है वो दोस्तों होता है अक्सर क्या होता है कि आयनित के कारण, कहते हैं ना आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को आयन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं आयनित के कारण हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर का घूर्णक 1414 आरपीएम पर घूमता है, उसकी तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोनस गति 1500 आरपीएम है। तो मोटर का अनुमानित सर्पण प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो स्लिप प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको अप्लाई करना होगा दोस्तों, NS माइनस NR/NS इंटू 100 लगाना है। तो ठीक है, तो इस सूत्र के माध्यम से आपको ये हल करना है। देखो स्लिप का मान हमसे ज्ञात करवा रहा है। सिंक्रोनस गति कितनी हुई दोस्तों 1500, रोटर गति कितनी हुई 1414, सिंक्रोनस गति 1500 इंटू 100 यानी कि 1500 में से डायरेक्ट 1414 घटा लो ना तो हमें आ जाएगा कि 76 बटे सिंक्रोनस गति कितनी हुई 15 इंटू 100, 2 0 से 2 0 काट दी। 15 का भाग आप क्षेत्र में दे लो, 15 5 75 यानी 5। वैसे स्लिप का मान क्या होना चाहिए 5, लेकिन 5 से थोड़ा ऊपर यानी 5.6 के समथिंग आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लिप का मान होगा 6% होगा। ऑप्शन सी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्पी बल्ले साधारणतः खालिस्तान के बने होते हैं। सर्पी बल्ले साधारणतः खालिस्तान के बने होते हैं। स्लिप रिंग खालिस्तान के बने होते हैं। तो हम कहते हैं स्लिप रिंग फास्फोरस ब्रोंज के बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के संचालन के लिए डीसी आपूर्ति अनिवार्य है। खालिस्तान के संचालन के लिए डीसी आपूर्ति अनिवार्य है। तो हम कह सकते हैं आर्क लैंप के लिए डीसी आपूर्ति अनिवार्य है, ध्यान रखना। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप के लिए, सोडियम वाष्प लैंप के लिए एसी आपूर्ति अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो होगा आर्कदीप यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, परिपथ वियोजक में लघु परिपथ सुरक्षा कैसे प्रदान की जाती है। जो परिपथ वियोजक होते हैं लघु परिपथ सुरक्षा के लिए हमें दोस्तों चुंबकीय निर्गमन से सुरक्षा प्रदान की जाती है, मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवों की संख्या यानी पोल्स की संख्या 4, स्लॉट की संख्या 24 होने पर ध्रुव पिच यानी हम पूछते हैं पोल पिच का मान। पोल पिच क्या होती है, स्लॉट की संख्या बटा पोल्स की संख्या का अनुपात होती है, यानी पोल पिच बराबर होता है दोस्तों स्लॉट की संख्या बटा पोल्स की संख्या। स्लॉट की संख्या 24, पोल्स की संख्या 4, 4 6 24 6 यानी ऑप्शन सी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीजर के बाह्य आवरण और आंतरिक टंकी के मध्य किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है।
गीजर के बाह्य आवरण और आंतरिक टंकी के मध्य, तो हम कह सकते हैं आंतरिक टंकी और बाह्य आवरण के बीच ग्लास वूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लास वूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर ट्रांजिस्टर में ऊष्मा अभिगम का इस्तेमाल खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो पावर ट्रांसफर ऊष्मा अभिगम है उसका इस्तेमाल दोस्तों ट्रांजिस्टर की संग्राही अपव्यय रेटिंग बढ़ाने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर की संग्राही अपव्यय रेटिंग बढ़ाने के लिए ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिपथ वियोजक खालिस्तान के अंतर्गत परिपथ निर्मित और वियोजित करने की क्षमता वाला एक उपकरण है। तो हम कह सकते हैं परिपथ वियोजक क्या होता है कि खालिस्तान के अंतर्गत परिपथ निर्मित करता है और वियोजित करता है। तो हम कह सकते हैं जब मान लीजिए बाहर का मान ज़्यादा हुआ तो क्या कर देगा, उसको अलग कर देगा, कम हुआ तो भी अलग कर देगा। तो हम कह सकते हैं बाहर की असामान्य अवस्था, बाहर की असामान्य अवस्था और बाहर की सामान्य अवस्था दोनों के अंतर्गत क्या होगा कि जो परिपथ वियोजक है वो परिपथ को अलग कर देगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन इसमें आएगा दोस्तों, ऑप्शन आएगा ई। देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब बाहर की सामान्य अवस्था और बाहर की असामान्य अवस्था। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में संपीड़ित वायु का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में संपीड़ित वायु का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो हम कहते हैं संपीड़ित वायु का इस्तेमाल दोस्तों आर्क को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आर्क को ठंडा करने के लिए संपीड़ित वायु का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक थ्योरी समझ 100 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।